नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बहू ने गलत संगत में पड़कर अपने पति और सास पर किए अत्याचार, तो सास ने कर दिया ऐसा काम कि बहू के होश ठिकाने आ गए। कुछ दूर झाड़ियों की झुरमुट से लगे पीपल के पेड़ की घनी छाया के नीचे फटे चितड़े के तंबू में लो की तरह दो आंखें चमक रही थी। चेहरे का बाकी हिस्सा तो झुर्रियों और उम्र की मार से झुलस गया था। तंबू में बैठी वह बूढ़ी औरत न जाने किसके आने का इंतजार करती रहती थी। जैसे ही सुबह होती, वह बूढ़ी औरत उठ जाती और रोज ही आग जलाकर गर्मा गर्म मूंगफलियां भून कर रखती। लेकिन कुदरत का ही करिश्मा कहूँ, उसके द्वारा बुनी गई मूंगफलियां शाम होते होते सारी की सारी बिक जाती। कोई ना कोई ऐसा उनके पास जरूर आता जो उनके पास की सारी मूंगफलियां खरीद कर ले जाता। वह बूढ़ी औरत फिर से दूसरे दिन बाजार से मूंगफलियां लाती और फिर वही काम करती जो रोज करती थी। अब तो उस बूढ़ी औरत का ये रोज की ही दिनचर्या हो गई थी। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि उनकी मूंगफलियां कितने में बिकेंगी या फिर बिकेंगी भी या नहीं, लेकिन उनकी दिनचर्या बराबर शुरू रहती। देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत की चर्चा एक के मुंह से दूसरे का मुंह खुलते खुलते आस पड़ोस, मोहल्ले, गांव और शहर तक हो गई। अब लोग बूढ़ी औरत की मूंगफली से कम बल्कि अम्मा जी के रहन सहन और उनकी रोज की दिनचर्या से प्रभावित होकर उन्हें देखने आते। कई लोगों ने उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। लोग उनकी सोनी आंखों को पढ़कर ही उनके दुख का अंदाजा लगा लिया करते थे। एक दिन वह बूढ़ी औरत मूंगफली भूनकर अपने तंबू के सामने निहार रही थी कि उसी समय एक बुजुर्ग जो काफी अच्छे कपड़े पहने स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे, वे वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर वहीं खड़े खड़ी रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने उन्हें आवाज लगाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उनकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन वह अम्मा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब उन्होंने उनके पास जाकर उन्हें आवाज देने लगे, तब जाकर उनके मुंह से आवाज निकली। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो एकदम बोल पड़े, रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने उस आवाज की तरफ अपना सिर उठाकर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह अपनी दोनों आंखों को बार बार दोनों हाथों से रगड़कर साफ करके उन्हें देखने की कोशिश करने लगी कि कहीं वो जिन्हें देख रही है वो वही तो है ना। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई तब उन्होंने कहा, रमेश जी, आप रमेश जी है ना, या मुझे गलत फहमी हो रही है? रमेश जी ने दौड़कर रजनी जी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हाँ रजनी, मैं रमेश ही हूँ। और तुम यहाँ कैसी रजनी? तुम्हारे बारे में तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर पर भी गया था, लेकिन तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ मिला और तुम्हारे घर के आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज बच्चा था। उसी के कारण तुमने अपना घर छोड़ दिया। क्या ये सच है? रजनी जी उस समय कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ रोती ही रही। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे। रजनी जी रमेश जी के किसी भी सवाल का कोई जवाब ना देते हुए अपने अतीत में खो गई। जिस दिन रजनी ने अपना पहला कदम कॉलेज में रखा था, रमेश तो उसकी पहली झलक में ही उनके दीवाने हो गए थे। लेकिन रजनी ने किसी को भी भाव नहीं दिया था।
वो अपने काम से काम रखती थी। लेकिन 3 साल की पढ़ाई के दौरान रमेश जी ने उसकी इतनी मदद की कि वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई और उन दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि ना चाहते हुए भी लोगों तक उनकी प्रेम कहानी पहुंच ही गई। रजनी की सौतेली माँ भी इस मसालेदार खबर से अछूती नहीं रह सकी और उसने रजनी की ऐसी बदनामी की कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। उसने सबसे ये कह दिया कि रजनी के पेट में किसी की नाजायज संतान पल रही है, ये लड़की चरित्रहीन है। उसने ऐसी अफवाह फैलाई कि रजनी ने तो आत्महत्या तक कर लेने का फैसला कर लिया, जिससे उसके पापा बहुत ही चिंतित हो गए और उसके पिता ने मजबूर होकर अपना घर और खेत को बेचकर शहर में शरण ले ली। लेकिन माँ तो सौतेली थी, वो उसे कहाँ चैन से रहने देती। उसने वहां भी रजनी को शांति से नहीं रहने दिया और इतनी मानसिक प्रताड़नाएं की कि वह पागलों की तरह हरकत करने लगी और एक दिन खुद ही अपना घर छोड़कर भाग गई। उसने उसके बारे में ये अफवाह फैलाई कि वह बदचलन थी, किसी लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए वह उसके साथ भाग गई। इस सदमा को रजनी के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह स्वर्ग सिधार गए। कुछ दिनों बाद जब रजनी का दिमाग और मन थोड़ा शांत हुआ तो वह अपने पिता से मिलने अपने घर गई तो उसने देखा उसकी माँ किसी पराये मर्द के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं और कह रही थी कि अच्छा ही हुआ उन दोनों बाप बेटी से पीछा छूटा, वरना मुझे जिंदगी भर उनकी गुलामी करनी पड़ती। वो वास्तव में कौन था वो समझ नहीं पाई। तब तक उसकी माँ ने उसे देख लिया और एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। रजनी अपनी जान बचाकर वहां से ऐसी भागी कि उस आदमी के हाथ ही नहीं आई। रजनी ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दोबारा वह अपने घर नहीं जा पाई। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उसके पिता के दोस्त प्रकाश जी उसे मिले। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता अपनी बेटी की बदनामी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद को मानकर बहुत दुखी हुई। तब प्रकाश जी ने उसे समझाया कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उसकी सौतेली माँ की थी, जिसने उल्टी सीधी अफवाह फैलाकर अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। उनकी बात सुनकर रजनी को तसल्ली हुई कि चलो उसके पिता की मृत्यु की जिम्मेदार वह नहीं है। फिर प्रकाश जी ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया तो उसने शुरू में तो सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वह उनके बेटे के बारे में कुछ जानना और उसके विचार जानना चाहती थी। लेकिन जब उससे मिली तो वह तो ऐसा आया जैसे वह बरसों से उसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों बाद रजनी और प्रकाश जी के बेटे विकास की शादी हो गई। विकास वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान था। वह रजनी की हर संभव मदद करने की कोशिश करता। उसे पता था कि रजनी ने बचपन से ही सौतेली माँ के द्वारा दिए जख्म झेले हैं, इसलिए वो हर संभव उसे खुश रखने की कोशिश करता। वो जैसा चाहती वो उसे वैसा रखने की कोशिश करता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही। विकास को ब्लड कैंसर हो गया और वो अपनी शादी के 10 साल बाद ही इस भरी दुनिया में रजनी और अपने बेटे रमन को छोड़कर चला गया। अब रजनी के ऊपर घर और रमन की जिम्मेदारी के साथ साथ सास ससुर की जिम्मेदारी भी थी। उसने विकास के जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दोगुने हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने में लग गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रोएगी तो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया और अपने सास ससुर की अंतिम सांस तक
उनकी सेवा बहुत ही जतन से की। वही अपने बेटे रमन की परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब रमन पढ़ लिख कर एक सफल बिजनेसमैन बन गया और दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। उसने अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर को महल में बदल दिया। रजनी अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश थी। वो उसे ढेरों आशीर्वाद देती रहती। वो अपने भाग्य को सराहती कि भले ही मैंने अपने पहले दुख देखे, लेकिन अब मेरे बुढ़ापे में भगवान ने मुझे सुख के दिन दिखाए हैं। वह मन ही मन बड़ी खुश होती। लेकिन रजनी की खुशी तब तक ही रही जब तक कि उसकी बहू नहीं आई थी। रमन ने एक दिन अपनी माँ को खुश होकर बताया कि उसने एक लड़की को उनकी बहू बनाने का निर्णय लिया है। और जब उस लड़की की फोटो दिखाई तो रजनी जी की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि रजनी ने कुछ दिनों पहले ही उसी लड़की को फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी, जो देव व्यापार का काम करती है। उन्होंने रमन को बहुत समझाया कि वह इस दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर ले, लेकिन उस लड़की से शादी ना करे, क्योंकि वह लड़की अच्छी नहीं है। और उन्होंने न्यूज़पेपर में उस लड़की का फोटो भी दिखाया। लेकिन रमन तो उस लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उस लड़की के प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रजनी जी अपने बेटे के प्यार के आगे झुक गई और उसकी जिद पूरी करने के लिए उस लड़की से शादी कर दी, जिसका नाम रूपल था। उस लड़की ने अपना नाम रूपल बताया था, जबकि न्यूज़पेपर में उसका नाम दीपा बताया गया था। इसलिए रमन ने कहा, हो सकता है कि लड़की कोई और होगी। रजनी जी ने भी सोचा, हो सकता है रमन सही कह रहा हो। इस प्रकार रजनी जी ने अपने मन को तसल्ली देते हुए उस लड़की से अपने बेटे रमन की शादी कर दी। अब तो रूपल ने जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखा, उसने सबसे पहले घर की चाबियों में अपना अधिकार जमाया। उसने रमन से साफ साफ कह दिया था, देखो रमन, तुम्हारी माँ सौतेली माँ की बेटी है। उन्हें सारे दांव पेच मालूम होंगे कि बहू को किस तरह से सताया जाए, क्योंकि इनकी माँ ने इन्हें खुद सताया था। इसलिए वह भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी मुझे सताने में। इसलिए मैं इनके अधीन तो नहीं रहने वाली। कहकर उसने अपने पति को अपने वश में कर लिया। जो बेटा अपनी माँ की एक पुकार पर अपनी जान न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता था, वही बेटा अपनी पत्नी के आते ही इतनी जल्दी बदल जाएगा, रजनी जी ने भी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब तो रूपल स्वतंत्र रूप से अपने ससुराल में राज करने लगी। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रमन की तो वह कुछ नहीं सुनती थी और रजनी जी को तो वह अनपढ़ गवार ही समझती थी। एक दिन रूपल ने कुछ लड़कियों को अपने घर में कैद करके रखा था और रातों रात पता नहीं उन्हें कहा और किसके साथ भेज दिया। रजनी जी को पता ही ना चला। कुछ दिनों बाद उसने फिर से वैसा ही किया तो रजनी जी को समझते देर नहीं लगी कि रूपल एक बहुत ही खतरनाक औरत है। न जाने इसने मेरे बेटे को क्या उल्टी सीधी बातें बताई होंगी। उन्होंने रूपल को शाम को घर से बाहर जाने दिया और उन सभी लड़कियों को जिस कमरे में रूपल ने रखा था उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। सभी लड़कियां रजनी जी को धन्यवाद देते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागी। जब रूपल ने वापस घर आकर देखा तो वह दंग रह गई। एक भी लड़की उस कमरे में नहीं थी। अब रूपल सीधे रजनी जी के पास गई और गुस्से से आग बबूला होती हुई उनसे पूछने लगी, बता बुढ़िया, उन लड़कियों को भगाने में किसका हाथ है? किसने भगाया उन लड़कियों को मेरी इजाजत के बगैर? रजनी जी थर थर कांप रही थी। रूपल समझ गई इस बुढ़िया ने ही उन लड़कियों को भगाया है। रूपल ने एक बैट पकड़ा और बेरहमी से रजनी जी को मारने लगी। रजनी जी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर उछल कूद करने लगी। तभी रमन भी किसी काम से बाहर गया था। वह घर आ गया।
अपनी माँ को मार खाता देख उसने कह दिया, रूपल, उन लड़कियों को आजाद करने में मैंने उनकी मदद की है। अब रूपल घायल शेरनी की तरह अपने पति रमन पर ही बरस पड़ी। उसने उसे इतना मारा कि वह भी अधमरा हो गया। अब गुस्से से रूपल ने रमन से कहा, मूर्ख कहेंगे, दोनों माँ बेटा मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। ऐश और आराम की जिंदगी क्या होती है कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता भी है, उन लड़कियों की सप्लाई का काम करने के लिए मुझे पूरे 50 लाख मिले थे, लेकिन तुम्हारे कारण तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अगर 2 दिनों के अंदर उतनी ही लड़कियों की व्यवस्था मैं नहीं कर पाई तो उनका गैंग मुझे जिंदा ही जला देगा। लेकिन ये बात तुम लोग कहाँ समझोगे। कहती हुई रूपल गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रमन अपनी माँ के पास रोता हुआ रह गया और अपनी माँ से माफी मांगता रह गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप सही कह रही थी, ये वही दीपा है जो रूपल बनकर हमारे साथ रह रही है। काश मैंने उस दिन आपकी बात मान लिया होती। माँ, कहते हुए रमन अपनी माँ रजनी जी के पैरों में अपना माथा रख कर फूट फूट कर रो रहा था। रजनी जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम सतर्क जरूर रह सकते हैं। रजनी जी की बात रमन को समझ में नहीं आई। फिर रजनी जी ने उसके कान में चुपचाप कहा, वैरव तो रात ऐसी जगह चला जाए कि रूपल की हाथ ना लगे, वरना पता नहीं वह क्या कर बैठेगी उसके साथ। और वो दोनों उसी समय घर से निकल गए, अपनी किस्मत के सहारे अपने घर को छोड़कर। तब से लेकर अब तक वह अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उन्होंने अपने बेटे से मिलने का एक ही सीक्रेट तरीका बताया था। उसके नाना मूंगफली के व्यापारी थे, इसलिए वे जहां भी रहें मूंगफली का व्यापार करें और वह भी वही काम करेगी। और किस्मत को हम दोनों माँ बेटा को मिलाना होगा, तो हम दोनों मूंगफली के व्यापार करते हुए ही मिलेंगे, वरना आगे क्या होगा वह पर आत्मा ही जाने। तभी रमेश जी ने रजनी जी की आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब रजनी जी का ध्यान भंग हुआ और वह अपनी सारी आप बीती रमेश जी को बताने लगी। रमेश जी ने रजनी जी की आप बीती सुनी तो उन्हें भी रोना आ गया। उन्होंने रजनी जी को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे रमन को ढूंढने में उनकी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने उनसे वादा तो कर दिया, लेकिन कैसे ढूंढेंगे वे वही नहीं जानते थे। तभी रजनी जी, जो कि उन्हें अपने खाने पीने का भी उन्हें होश नहीं रहता था, उन्होंने उस दिन पहली बार मूंगफली के अलावा कुछ और अपने चूल्हे में बनाया। वह भी चाय थी जो रमेश जी के लिए बनाई थी। आज उन्हें कुछ नयापन लग रहा था। धीरे धीरे रजनी जी के जीवन में अच्छा महसूस होने लगा। उन्होंने कई दिनों से अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। उस दिन रमेश जी के आ जाने से तोते की तरह उनके मुंह से शब्द तो निकल रहे थे। रजनी जी खुद बोलती और खुद ही शर्मा जाती कि आज उन्हें ऐसा क्या हो गया है जो बोले जा रही है। उन्होंने रमेश जी को चाय बनाकर पिलाई, फिर भोजन के लिए पूछा तो रमेश जी ने भी हाँ कह दिया। रजनी जी ने बड़े प्रेम से उनके लिए और अपने लिए उस दिन पहली बार दाल चावल बनाए थे। रमेश जी को उनके हाथ के बनाए वो दाल चावल किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि रजनी जी ने बताया था कि उनके आने से आज पहली बार उनकी रसोई सजी है। तो उन्हें लग रहा था, चलो मेरे कारण ही सही, कम से कम रजनी के चेहरे में खुशी तो आई, इससे कुछ अलग प्रकार का भोजन तो मिला। वरना यहाँ तो बेटे के इंतजार में 2-4 मूंगफलियां चबाकर पानी पीकर ही अपना काम चला लिया करती थी। जब दोनों ने खाना खा लिया तब रजनी जी को याद आया कि मैंने रमेश जी के सामने तो अपना दुखड़ा सुना दिया, लेकिन रमेश जी का परिवार कहाँ है और ये क्या करते हैं, उनके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। ये सोचकर रजनी जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने रमेश जी से कहा, माफ करना रमेश जी,
मैंने अपना दुखड़ा तो तुम्हारे सामने सुना दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना तो भूल ही गई। तुम ही बताओ ना, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है और तुम क्या करते हो? तब रमेश ने कहा, रजनी, मेरा परिवार तो ये पूरा विश्व है। तुम जानती हो ना, कॉलेज के समय में मैंने एक लड़की से प्यार किया था और मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। तब से मैंने शादी ही नहीं की और इत्तेफाक से देखो, मैं भी मूंगफली का ही व्यापारी हूँ। रमेश जी की बातें सुनकर रजनी जी हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा, क्या कहा रमेश आपने? क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? मतलब आप मेरे कारण ही आज तक शादी नहीं कर पाए? ये क्या पागलपन है रमेश? ऐसा भी कोई करता है? जब आपने मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी गलत गलत बातें सुनी, तब भी मेरे प्रति आपके मन में नफरत पैदा नहीं हुई, जो आज तक शादी नहीं की? रमेश, ये बात अच्छी नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम शादी तो कर लेते। आपके बारे में सुनकर मुझे आत्मग्लानि हो रही है। तब रमेश जी ने रजनी जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, रजनी, मैंने बहुत कोशिश की शादी करने की, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल और दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि वह निकलने का नाम ही नहीं लेता था। जो चीज़ मैंने तुमसे महसूस की थी, वह दूसरी लड़कियों में महसूस ही नहीं कर पाया। इसलिए चाह कर भी मैं किसी से शादी नहीं कर पाया। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। फिर रमेश जी ने कहा, रजनी, जब मैं खुद मूंगफली का इतना बड़ा व्यापारी हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा बेटा भी मूंगफली का ही व्यापार कर रहा होगा, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए उसे ढूंढने में। क्या उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? रजनी जी ने कहा, नहीं रमेश, हम दोनों माँ बेटा तो अपनी जान बचाकर उस घर से भागे थे, तो फोटो और दूसरी चीजें रखने की बात ही दूर है। मेरे बेटे के दाहिने हाथ की हथेली में बचपन का लाल रंग का निशान है। अगर लाल रंग के निशान वाला लड़का मिले तो समझ जाना वही मेरा बेटा है। रमेश जी ने रजनी के लिए कहीं अच्छी जगह रहने का इंतजाम करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक उनका बेटा वापस नहीं आ जाता वह वहीं रहेंगी। अब रमेश जी का एक ही मकसद था, रजनी जी के बेटे का पता करना। रमेश जी ने मूंगफली के सभी व्यापारियों की लिस्ट देखी और में रमन नाम के लड़के भी थे, लेकिन उनके हाथ में लाल रंग का निशान नहीं था, क्योंकि रमन ने उस निशान को छुपा लिया था, क्योंकि रूपल ने उसी निशान के माध्यम से उसके पास पहुंचने की कई बार कोशिश की थी। एक दिन रमन, जो रजनी का बेटा था, वो उदास मन से मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। तब रमेश जी भी मंदिर के ऊपरी हिस्से में परिक्रमा करने गए हुए थे। उन्होंने जब उसकी हथेली में वह निशान देखा तो वह पहचान गई कि वही रजनी जी का बेटा है। उन्होंने उसे ऊपर बुलाया और सारी घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि रजनी जी आज भी फटे तंबू में बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। बेटा, तुम जब तक उनसे नहीं मिलोगे वे वहां से कहीं नहीं जाने वाली हैं। अपनी माँ के बारे में सुनकर रमन की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसने रमेश जी से कहा, अंकल प्लीज आप मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलिए ना। रमेश जी ने रजनी जी के पास रमन को लेकर गए तो रजनी जी उसी हाल में शून्य को निहार रही थी, एकटक आसमान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रमन ने जैसे ही माँ कहा, रजनी जी के शरीर में जैसे नई जान आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और दोनों हाथों को फैलाए अपने बेटे से गले मिलने के लिए आतुर हो गई। रमन दौड़कर अपनी माँ के गले से लग गया। रजनी जी अब रमन के दोनों गालों को, माथे को और नाक को चूमने लगी, बालों को सहलाने लगी और ऐसी कसकर पकड़ लिया जैसे अब वह कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने देंगी। दोनों माँ बेटी को इस तरह मिलते हुए देखकर रमेश जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भी रजनी जी और अमन को जाकर अपनी बाहों में भर लिया। अब तीनों ने मिलकर सोचा, क्यों न तीनों मिलकर एक ही जगह पर रही, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब रजनी जी भी
एक आलीशान मकान में रहने लगी जो रमेश जी का ही था। अब रमेश जी और रमन ने मिलकर मूंगफली का व्यापार को ही इतना आगे बढ़ाया कि कई करोड़ का टर्नओवर का व्यापार हो गया। एक दिन रजनी जी अपने बेटे रमन के साथ बाजार जाने के लिए निकली तो देखा उनकी बहू रूपल फटेहाल भिखारियों की लाइन में मंदिर के बाजू में बैठी है। उसका एक पैर कट गया है, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। एक हाथ साड़ी के टुकड़े से गले में बंधा हुआ था, सिर के बाल बिखरे हुए थे। देखने से एक बार में वह पहचान भी नहीं आ रही थी। उसे गौर से देखने पर ही तो वो पहचान में आ पाती थी। रजनी जी ने कार साइड में खड़ी करवाई और उसके पास जाकर कहा, रूपल, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रूपल अपनी सासू माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने बताया कि उनके घर से चले जाने के बाद तो मानो पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। आए दिन नए नए लोग उससे मिलने आते और उसका गलत फायदा उठाती, जिसके बारे में मैं समझ ही नहीं पाई, और जब तक समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। रोज ही उसके घर में क्लब जैसी पार्टियां होती, बाहर से डांसर बुलाए जाते, शराब की पार्टियां होती और कुछ बदमाशों ने उसके साथ ऐसा किया कि वह कहीं की नहीं रह गई। अब वह नशे की आदी हो गई थी। बिना नशे के उसे नींद ही नहीं आती थी। एक दिन नशे के कारण और दोस्त के कारण उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ये दिन है या रात, और उसी के साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसी नशा का ओवरडोज दे दिया और एक्सीडेंट का रूप देकर वहां से भाग गए। घर को भी धोखे से अपने नाम करवा लिया। कई घंटों तक वहीं पड़े रहने के बाद किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। कुछ दिन इलाज करने के बाद वहां से भी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद मैं कहाँ जाती मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब मैं अपने घर वापस गई तो देखा कोई दूसरा मालिक उस घर में रह रहा है। उससे मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैंने ये घर खरीदा है। मुझे समझ में आ गया कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा उन्हीं लोगों ने मुझे धोखाधड़ी करके मेरा सब कुछ हड़प लिया है और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मेरे अपने थे उन्हें मैंने पराया समझा और पराये को अपना समझा। उसी का दंड भुगत रही हूँ। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रजनी जी को रूपल की हालत देखकर उस पर दया आ गई। जो लड़की एक समय ऐसी थी जो हीरोइन की तरह चमकती थी और आज भिखारियों से भी ज़्यादा हालत खराब है, उन्होंने उसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास करवाया और उसे अपनी मूंगफली की कंपनी में, जहां मूंगफली का आयात निर्यात किया जाता है, वहां झाड़ू पोछा का काम करने के लिए रख लिया। अब रूपल मन ही मन रोती, पछताती और दृढ़ निश्चय करती कि अब वह कभी वैसी गलती नहीं करेगी। रजनी जी उसे देखकर मन ही मन सोचती, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक समय था जब रूपल अपने ही घर के लोगों को नौकर बनाकर रखती थी और खुद पराए घर से आने के बावजूद भी मालकिन बन बैठी थी, लेकिन समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। आज रूपल नौकरानी बनी हुई थी तो जो वास्तव में मालिक थे वह मालिक ही बन गए थे। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बोए बीज बबुल का तो आम कहाँ से हुए। ये बिल्कुल सत्य है। जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।